आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस पर। आज का टॉपिक है जल। जैसा कि आपको ऊपर हेडिंग से पता चल ही रहा होगा कि आज का टॉपिक है जल। आज का टॉपिक विद्यार्थियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही उन सभी लोगों को जानना चाहिए जो यह समझते हैं कि पानी क्या है, कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। पानी को कैसे बचाए, कितना महत्वपूर्ण है पृथ्वी पर जीवन के लिए, जीवन के अस्तित्व के लिए पानी। तो चलिए शुरू करते हैं। हर साल हर साल विश्व जल दिवस मनाया जाता है। हर साल विश्व जल दिवस मनाया जाता है आपका 22 मार्च। 22 मार्च को हर साल विश्व जल दिवस मनाया जाता है। वहीं 23 मार्च को मनाया जाता है वन दिवस। ये आप लोग याद रखिएगा, ये फैक्ट है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वी पर प्रत्येक प्रमुख जलाशय में जल की मात्रा बहुत से लोग जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 70% ज्यादा हिस्सा पानी है। 70% से ज्यादा हिस्सा पानी है, यानी 326 मिलियन ट्रिलियन गैलन पानी है। फिर भी मानव को अभी पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? तो इसमें हम लोग देख रहे हैं, जो ऊपर पढ़े हैं, यहाँ पढ़े हैं, वही यहाँ पर दिखा रहा है। इस पृथ्वी का समझो ग्लोब है ये। इसमें 70% पानी है, पृथ्वी पर 70% पानी है और 30% लैंड है। तो यही आपको बताया गया, इसमें लिखा है 70% पानी, 30% लैंड है। अब ऐसा क्यों है कि पानी का क्राइसिस है इतना पानी होने के बावजूद भी? तो ऐसा इसलिए क्योंकि इस पानी का लगभग 97% है, 97% खारा है जो पीने लायक नहीं है और समुद्र में है। बचे हुए मीठे पानी में से लगभग 2/3 बर्फ, ग्लेशियर, ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के रूप में बंद है। इस बीच लगभग 1/3 मीठा पानी तेजी से घटते भूजल संसाधन में पाया जाता है। यानी जितना भी पानी है, अगर 3% है मीठा पानी है, इसका 100% कर दिया जाए तो इसमें से लगभग 1/3 यानी 30% जो भूजल के रूप में है। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं पानी का वितरण किस तरह से है। आगे हम लोग देख रहे हैं पृथ्वी पर, आप इस मैप से अच्छा से देख सकते हैं, इस डायग्राम से या इस मैप से, इस फोटो से, कि अर्थ पर टोटल पानी 97% है। यह महत्वपूर्ण मैप है, आप लोग इस बहुत अच्छा इस समझ में आसानी होगी। 97% पूरा पानी, टोटल पानी का 97% सॉल्टी वाटर है, यानी खारा पानी है। खारा पानी है 97%। उसके बाद से देखा जाए तो 3% जो फ्रेश वाटर होता है, उस 3% में से 3% को अगर 100% माना जाए तो यहाँ पे लगभग 68-69% आपका आइस और ग्लेशियर के रूप में है, जो उत्तरी ध्रुव, आर्कटिका में और अंटार्कटिका में है, और ग्लेशियर के रूप में भी है। तो ये आप देख लीजिए कितना कहाँ कहाँ है। उसके बाद से लगभग 30%, जो अभी बात हुई थी, 30% ग्राउंड वाटर है, 30% ग्राउंड वाटर है, और ये ही मुख्य रूप से मनुष्य के उपयोग में आता है ज़्यादातर। और इस 30 और उसके बाद से सरफेस वाटर, जो नदी नाला जल इत्यादि के रूप में है, ये 0.3% है। और अदर हो गया जैसे मॉइस्चराइजर वगैरह हो गया, तो आपका 0.9% है। अब जो बचा हुआ पानी है, जो सरफेस वाटर है, यहाँ पर हम लोग सरफेस वाटर देख रहे थे, उसमें से 87% है आपका लेक में है, झील झील नदी तालाब इत्यादि में है। और 11% आपका हो गया दलदल हो गया, जैसे रामसर साइट वगैरह होता है उसमें हो गया 11%। और नदी में आपका 2% है। तो यहाँ वही वितरण यहाँ पर दिखाया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा क्या 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 है, समझने में आसानी होगी। कहाँ मीठा पानी से अंतर्देशीय कितना है, मिट्टी का नमी में कितना है, वातावरण में कितना है, नदी में कितना है, आप लोग इसे देख करके अच्छा से समझ लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। प्रमुख मीठे पानी के संसाधन की बात करें तो ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, अमेरिका, कनाडा में मीठे पानी का सबसे अधिक भंडारण पाया जाता है। ब्राजील की बात कहा जाए तो नवीकरणीय मीठे जल संसाधनों की मात्रा सबसे अधिक ब्राजील में ही है, और यह लगभग 12% है। रूस यहाँ दूसरा सबसे मीठे पानी का भंडार है, जो विश्व के कुल भंडार का लगभग 1/5 है। 1/5 है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की जाए तो यहाँ यह ऐसा एक देश है जहाँ मीठे पानी का महत्वपूर्ण भंडार है, जिसमें से सुपीरियर झील, एंटोरियो, मिशिगन, ईरी झील जैसे जो ग्रेट लेक्स है वो सब वहीं उपलब्ध है, प्रमुख झील है। कनाडा में देखा जाए तो ग्रेट लेक्स तो है ही है, जो हम लोग अभी ऊपर पढ़े सब वहाँ भी है, कनाडा में भी है। विविध नदी प्रणाली और झीलें हैं, जिसमें से उत्तरी अमेरिका के कुछ सबसे बड़ी मीठे झील पानी भी शामिल है। आइसलैंड आइसलैंड विश्व में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक नवीकरणीय मीठे जल संसाधन उपलब्ध है। तो आइसलैंड में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक मीठे जल उपलब्ध है, तो आइसलैंड में नवीकरणीय जल। और वही यहाँ पर इस मैप में भी दिखाया गया है
कि किस महादेश में किस तरह का पानी की स्थिति है। तो नॉर्थ अमेरिका में देख लीजिए ग्रीन है, क्योंकि यहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वहीं अगर बात की जाए एशिया की, तो एशिया आपको ये नजर आएगा रेड, क्योंकि एशिया पानी के क्राइसिस से जूझ रहा है। ऑस्ट्रेलिया का वही हाल है, ऑस्ट्रेलिया में पानी की कमी है। भारत का भी मैप आप देखिए यहाँ पर भारत की क्या स्थिति है। तो पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन कितना कितना कहाँ कहाँ है, तो हम लोग अभी देखते हैं यहाँ पर ग्लोबल वाटर यूजेज सेक्टर कहाँ कहाँ पानी यूज होता है। तो सबसे अधिक 70% है, 70% कृषि में यूज होता है विश्व के कुल पानी का। उसके बाद से इंडस्ट्री में होता है, उसके बाद से इंडस्ट्री में होता है। दूसरे स्थान पर इंडस्ट्री में पानी का सबसे अधिक यूज होता है 20%, और तीसरा स्थान पर है हाउस होल्ड, यानी जो घर कार्य में यूज होता है वो 10% है। तो कहाँ कहाँ पानी कितना कितना यूज होता है आप लोग देख लिए, कभी भी एग्जाम में लिखना पड़े चाहे ऑप्शन आ जाए तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसमें वैश्विक मीठे पानी का केवल, इसमें वैश्विक मीठे पानी का केवल 1% ही बचा है, जो जो वर्षा तथा नदियों और झीलों सहित मीठे पानी के भंडारों से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अकेले कृषि उपयोग के लिए उपलब्ध ताजे पानी का अनुमान 70% पानी कृषि में उपयोग होता है। अभी हम लोग ऊपर वाला स्लाइड में देखे थे। तुर्कमेनिस्तान से लेकर गुयाना तक पानी के अत्यधिक उपयोग वाले विकासशील देशों में हैं। पानी की अधिकांश निकासी कृषि के लिए होती है, जैसा कि अब हम देखें 70% है। उदाहरण के लिए अनुमान है कि तुर्कमेनिस्तान कुल उपलब्ध पानी का 95% हिस्सा कृषि में उपयोग करता है, और ये विश्व में सबसे अधिक है। कभी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप लोग इसको कर ले जाइएगा। 95% ग्राउंड वाटर या मीठे पानी का उपयोग कृषि में करता है कौन सा, तो तुर्कमेनिस्तान देश। फिनलैंड फिनलैंड हो गया आपका, न्यूजीलैंड हो गया, और अमेरिका जैसे विकसित देश भी प्रति व्यक्ति सालाना 1000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा पानी कृषि में उपयोग करते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और बाई 2050 तक एडिशनल 1 बिलियन पीपल यानी 100 करोड़ लोग, अनुमान है कि अत्यधिक वाटर क्राइसिस से जूझेंगे। ये एक रिपोर्ट है जो यहाँ पर लगाया हुआ है। 80% एक्सट्रीमली में है, मैप है जो नीचे में दिखाया जाएगा आपको। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक विश्व के 2.2 अरब लोग अभी भी सुरक्षित रूप से प्रबंधित पानी के बिना जी रहे हैं, जिसमें से 11.5 करोड़ लोग भी शामिल है जो सतही पानी का उपयोग पीने के लिए करते हैं। सतही पानी का उपयोग तो करता ही, अधिकतर लोग वही कर रहा है। दुनिया भर में 3.5 अरब से अधिक लोग। आगे देखें तो नेशनल वाटर स्ट्रेस रैंकिंग, जो विश्व के संस्थान एक्वाडक्ट एक संस्थान है, उसके द्वारा रैंकिंग जारी किया जाता है, और पानी की क्या स्थिति उस पर फोकस किया जाता है। तो उसमें हम लोग देखेंगे तो सबसे हाईली एक्सट्रीमली, जो जहां पानी की कमी है, अत्यधिक पानी की कमी है, उसके 25 देश का रैंकिंग किया है जहां पर अत्यधिक पानी का कमी है, अत्यधिक। तो उसमें से भारत 24वां रैंक पे आता है। ये देखिए चिंता के विषय है, सबसे बड़ा चिंता का विषय यहाँ देखिए। और उसके साथ एक मैप यहाँ देखिए कि जो येलो कंट्री है वहां पे पानी की कमी अपेक्षाकृत कम है, और जो रेड है, डार्क रेड है, वहां पर पानी का बहुत ही खराब स्थिति है, बहुत मतलब चिंताजनक स्थिति है, जिसमें से अफ्रीकन पूर्वी पश्चिमी अफ्रीका, सॉरी उत्तरी अफ्रीका का देश है, और मध्य पूर्व देश जो अरबियन देश जिसको कहते हैं। भारत का, उसमें भी भारत का ये रैंक देख ही सकते हैं, भारत की क्या स्थिति है। यहाँ पर भारत भी पूरी तरह से रेड है, और मंगोलिया यहाँ पर है। चीन में भारत की अपेक्षा पानी क्राइसिस कम है यहाँ पर। उसके बाद से अफ्रीका का सबसे दक्षिणी क्षेत्र में भी पानी का अत्यधिक क्राइसिस है। यहाँ पर चिली हो गया, ये सब देश हो गया। उसके मैक्सिको में भी वो स्थिति है पानी का। तो आप लोग ये सब देख सकते हैं, और यहाँ रैंकिंग भी आप लोग देख सकते हैं, और ये आप कभी भी एग्जाम में आए तो आप इसको कर ले जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं मिडल ईस्ट की स्थिति देखते हैं। मिडल ईस्ट में क्या स्थिति है, प्लस विश्व में ग्राउंड वाटर प्रति व्यक्ति कितना खर्च होता है और कहाँ कहाँ खर्च होता है, तो इस मैप में दिखाया हुआ है। जैसे कि ऊपर भी हम लोग देखे थे कि ग्राउंड वाटर का लगभग 70% या मीठा पानी का लगभग 70% कृषि कार्य में यूज होता है। उसके बाद से लगभग 20% ये आपका खर्च होता है औद्योगिक क्षेत्र में, और 10% गृह कार्य में खर्च किए जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं प्रति व्यक्ति पर कैपिटा पानी कहाँ कहाँ कितना उपलब्ध है, तो इस मैप में आप देख सकते हैं।
पर कैपिटा पानी के मामले में भारत का स्थिति उतना अच्छा नहीं है, पूरी तरह से रेड है। यहाँ क्या कहते हैं, अमेरिका का भी वही हाल है। उसके बाद से हाँ, उत्तरी अमेरिका के हाल दिखेगा तो पर कैपिटा पानी के मामला में बहुत बेहतर, एकदम ग्रीन है। बाकी सभी देश जो हल्का नीला है, हल्का नीला है, यहाँ पर भी पानी का उतना खराब स्थिति नहीं जितना कि रेड वाले में है। तो आप लोग इसे देखिएगा और अपना ध्यान दीजिएगा। और मिडल ईस्ट की बात की जाए, मिडल ईस्ट के और अफ्रीकन देश और भारत के क्षेत्र का, तो मिडल ईस्ट में पश्चिमी अफ्रीका के बाद पश्चिमी अफ्रीका है, और मिडल ईस्ट जो अति अरबियन अरेबियन पेनिनसुला है, अरबियन कंट्री है, वहाँ पर भी पानी का स्थिति कुछ ठीक नहीं है। पानी के क्राइसिस तो होता ही हमेशा से, साथ ही भारत का भी स्थिति उसी में आ गया है जहाँ पानी के क्राइसिस है। तो आप लोग देख सकते हैं क्या स्थिति है भारत का। भारत के खास करके जो उत्तर पश्चिमी इलाका है, यहाँ पे पानी का बेहद दयनीय स्थिति है। तो इस मैप में आपको लोग को दिखाई देगा, यहाँ एक्सट्रीमली जो अत्यधिक डार्क है वो एक्सट्रीमली यहाँ 80% तक पानी की कमी महसूस की जा रही है। उससे कम डार्क है वहाँ 40%, तो उससे कम है जो हल्का येलोइस है 20 से 40%, और 10 से 20% येलो है। और यहाँ का तो और ये देखिए 10 से कम प्रतिशत हो गया, ये सब हो गया देश। तो यहाँ मैप में आप देख सकते हैं जो पीला पीला है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, अब हम लोग विश्व के तो देख चुके हैं, भारत की स्थिति देखते हैं। भारत का विश्व में जल के संरक्षण में या जल प्रबंधन में क्या स्थिति है उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। ये मैप आप लोग देखिएगा और इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ये डाउन टू अर्थ से लिया गया मैप है, वहां पर इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था। तो आप लोग देखते हैं भारत का भूजल स्थिति। भारत का भूजल स्थिति देखिए तो भारत का जल संकट ये भी कुछ कम नहीं। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार समग्र जल प्रबंधन सूचकांक में समग्र जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक जल संकट का सामना कर रहा है। भारत सर्वाधिक जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। और हम लोगों ने ये विश्व मैप पर देखेंगे कि किस तरह का जल संकट भारत में है, जिसमें लगभग 600 मिलियन लोग अत्यधिक जल तनाव का सामना कर पड़ रहा है। 600 मिलियन का अर्थ हो गया 60 करोड़। 60 करोड़ लोगों के पास समुचित जल की उपलब्धता नहीं है। अब भारत की कुल आबादी कितना है लगभग 2025 में लगभग है आपका 145 करोड़, जिसमें से 60 करोड़ के पास समुचित जल प्रबंधन या मीठे जल उपलब्ध नहीं है, स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। तो इस डेटा से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के कितने प्रतिशत आबादी के पास जल उपलब्ध नहीं है, ये आप लोग देख सकते हैं। और इस मैप में देखिए तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि मुख्य रूप से हिंदी पट्टी बेल्ट, जो राजस्थान हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर जल क्राइसिस बहुत है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में तो जग जाहिर है अत्यधिक क्रॉपिंग के कारण, एक्सटेंसिव क्रॉपिंग के कारण, एक्सटेंसिव कृषि में पानी पटाने के कारण यहाँ जल संकट उत्पन्न हुआ है। बिहार का स्थिति भी ठीक नहीं, जबकि यहाँ पर हिमालयन नदी हमेशा बहती रहती है। फिर भी बिहार का जल प्रबंधन उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए बिहार का स्थिति है। चलिए आगे देखते हैं। आगे राष्ट्रपति जी ने कहा कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का 2.5% ही मीठा जल है, जिसमें से केवल 1% ही मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है। यानी 2.5% में से 1% ही मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है, क्योंकि बाकी तो हम लोग देखे ग्लेशियर के रूप में उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव व ग्लेशियर के रूप में जमा है। दुनिया के जल संसाधन में भारत की हिस्सेदारी, दुनिया में जो भी मीठा जल है उसके भारत की हिस्सेदारी उसमें 4% ही। हमारे देश में उपलब्ध जल का लगभग 80% कृषि कार्य में उपयोग होता है। अभी हम लोग देखे थे विश्व में 70% हो रहा है औसत, तो भारत में 80% जल, मीठा जल कृषि कार्य में उपयोग होता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जल गुणवत्ता सूचकांक महत्वपूर्ण सूचकांक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत 122 देशों में से 122 देशों में से 120वां स्थान पर है। क्या ही स्थिति है भारत का जल संरक्षण के मामले में भारत की स्थिति बेहद खराब है, जहां लगभग 70% भूजल दूषित है। बिहार में तो हम लोग बिहार का भी देखेंगे, बिहार का क्या स्थिति है। बिहार का भी जल बहुत ज्यादा दूषित है, 70% जल दूषित है, कई कई जिलों में दूषित जल पाया गया है। ग्राउंड वाटर सिचुएशन रिपोर्ट है, ये भी एक इमेज है, आप लोग इसको देखिएगा, मैप है। ग्राउंड वाटर सिचुएशन रिपोर्ट यहाँ पर दिखाया गया है कि 2017 में किस तरह का वाटर था, 2020 में क्या हो गया है। उस 2017 में सेमी क्रिटिकल तो जो जहाँ जहाँ ग्रीन है वहाँ पर उतना खराब स्थिति नहीं है, जहाँ जहाँ हल्का आसमानी कलर है वहाँ पर अच्छा है, सेफ है अभी फिलहाल। और येलो है यहाँ क्रिटिकल है, और रेड जोन तो काफी खराब स्थिति में है, जहाँ पर रेड हो रहे। तो रेड जोन आप देख रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान इत्यादि क्षेत्रों में
रेड जोन है जो पानी के ग्राउंड वाटर की स्थिति को दर्शाता है। ग्राउंड वाटर काफी निकाला जा चुका है यहाँ से, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। विश्व बैंक विश्व बैंक विश्व बैंक की वर्ष 2019 की रिपोर्ट की माने तो में कहा गया है कि भारत में जल संसाधनों की कमी के कारण 2050 तक, अनुमान है 2050 तक कृषि उत्पादकता 50% की गिरावट की जा सकती है। कृषि उत्पादकता में 50% की गिरावट की जा सकती है। उत्पादकता का अर्थ है कि एक कट्ठा में पहले 1 कुंटल होता था, तो 2050 तक 50 किलो होगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो वही वही यहाँ कह रहा है 50% की गिरावट की जा सकती है। आर्थिक आर्थिक सर्वे आर्थिक आर्थिक परिणाम नीति आयोग द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार जल संसाधन की कमी से भारत को वर्ष 2050 तक अपने सकल घरेलू यानी जीडीपी का लगभग 6% तक का नुकसान हो सकता है। तो ये भी आर्थिक रूप से भी जल संकट काफी नुकसानदायक है। आगे देखते हैं। नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार भारत की प्राकृतिक झीलों और संसाधनों में जल की कमी जल की कमी हुआ है और वाष्पीकरण की मात्रा 1985 से लेकर 2018 के दौरान प्रति दशक 5.9% की दर से बढ़ी है। यानी भारत में जो भी जल संसाधन है, पोखर नाला तालाब है, यहाँ पर वाष्पीकरण का दर भी बढ़ गया है पिछले कई दशकों में, जो 5.9% तक हो गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अपने अगर कोई मेंस का एग्जाम लिख रहा है, बीपीएससी मेंस हो या यूपीएससी मेंस हो, तो उसमें डेटा आपको फिट आ जाएगा। आगे देखते हैं। अधिकांश जलाशय अपनी क्षमता का केवल 25% या उससे कम भरा हुआ है। यानी जो भी जलाशय है, पोखर तालाब या फिर बांध वगैरह बनाया हुआ है, वहां पर जो क्षमता उनका उससे 25% ही जल उसमें भरा पड़ा है। कुछ बांधों में तो यह उपलब्ध 5% तक आ गया है, यानी सूख गया है पूरी तरह से। 5% तक वहां उसमें जल उपलब्ध है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, नीति आयोग प्रत्येक साल वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स निकालता है, जिसमें गुजरात टॉपर रहा है। गुजरात में वाटर मैनेजमेंट अच्छा से किया गया है। वहीं राजस्थान का रैंक सबसे लास्ट था और सबसे खराब परफॉर्मेंस राजस्थान के किया। यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट अच्छा से नहीं किया गया है। वाटर मैनेजमेंट की मामला में गुजरात हो गया। महाराष्ट्र महाराष्ट्र जैसे राज्य आगे चल रहे हैं, वहां पर काफी इसका विकास हुआ है वाटर मैनेजमेंट के मामला में। आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय औसत। अब हम लोग राष्ट्रीय औसत देख रहे हैं। लगभग 85.5%, लगभग 85.5% घरों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है। ये रिपोर्ट में कहा गया है। भारत में प्रति व्यक्ति जल वितरण की स्थिति चिंताजनक है। यानी प्रति व्यक्ति जल जो वितरण की हो रही है, वो चिंताजनक है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में कमी होगी। जनसंख्या जब वृद्धि होगी, जाहिर सी बात है कि वो जल बटेगी और उसका मतलब प्रति व्यक्ति कम हो जाएगा। 2021 में यह 1486 घन मीटर था, यानी मीटर क्यू था, 1486 मीटर क्यू था। वहीं यह घटकर 2031 तक यह 1367 घन मीटर क्यू रह जाएगा। तो सॉरी, रहने की संभावना है, ये रिपोर्ट में कहा गया है। जल उपयोग जल उपयोग में वृद्धि हो गया। जाहिर सी बात है कि जब भारत की आबादी बढ़ेगा तो जल का उपयोग भी बढ़ेगा। तो जल उपयोग में वृद्धि के कारण सिंचाई के लिए जल उपयोग का प्रतिशत 1997 से 98 में 83% है। यानी 97-98 में 83% जल सिंचाई में जाता था, जबकि 2025 में अब 72.48% रह गया। यानी अब हाउस होल्ड में जल का उपयोग ज्यादा बढ़ गया और कृषि कार्य के लिए कम उपलब्ध हो रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गया तो हाउस होल्ड में जल का खपत ज्यादा बढ़ गया है। शहरी 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 जल आपूर्ति के लिए 135 लीटर प्रति व्यक्ति निर्धारित की गई है। अच्छा, भारत सरकार द्वारा 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मानक सुझाया गया है और इसे एलपीसीडी कहा जाता है। और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जल जीवन मिशन के तहत 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध कराने की बात कही गई है और ये सीमा निर्धारित किए गए थे। ये डेटा आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण डेटा है। ये दोनों डेटा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। भूजल पर निर्भरता भारत पर निर्भरता भारत की जल आवश्यकताओं के लिए भूजल अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर भारतीय भूजल पर ही निर्भर करते हैं और वहां से ही अपना जल आपूर्ति पूरा करते हैं, जल की मांग पूरा करते हैं। 62% सिंचाई तथा 85% ग्रामीण पेयजल आपूर्ति भूजल से ही होता है।
तो आप लोग देख सकते हैं कि भारत में भूजल का दोहन कितना तेजी से हो रहा है, और ग्रामीण आबादी तथा कृषि सिंचाई वगैरह सारा का सारा आपका ग्राउंड वाटर पर ही डिपेंड कर गया है और ग्राउंड वाटर पर निर्भर करता है। इसीलिए भारत में प्रत्येक वर्ष ग्राउंड वाटर का स्तर प्रत्येक वर्ष नीचे गिरते जा रहा है, और ये कम नहीं गिर रहा है, लगभग 10 फीट 12 फीट प्रत्येक साल गिर रहा है। इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं उच्च भूजल विकास। विकास यानी जो निष्कर्षण चरण होता है तथा भरण चरण होता है, तो 100 के अनुपात में है। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे अधिक जल का निकासी कहाँ होता है और सबसे अधिक भरण कहाँ होता है। तो हरियाणा है, हरियाणा अपना स्टेट है एक, जहाँ पे लगभग 135 यानी 136% जल का निकासी होता है, और भरण कितना होता है तो 100%। आप लोग अंतर देख सकते हैं कि जल निकासी की क्या स्थिति है, जल दोहन का क्या स्थिति है। पंजाब है, ये तो और आगे है, लगभग 164% निकालते हैं, और उनका जल भरता कितना है 100%। ये 1.5 गुना जल खर्च कर रहे हैं, तो जल स्तर तो नीचे जाना ही है। राजस्थान में भी लगभग 149% जल निकासी होता है, 100% भरता है उसमें से। दमन और दीव का तो कहना ही क्या है, हालांकि ये तो समुद्री क्षेत्र है, तो यहाँ जल का वही एक स्रोत है, भूजल स्रोत है। तो 171% यहाँ पे निकाला जाता है, और निकाला जाता और रिचार्ज होता है जो 100% है। यानी ये 1.25 गुना के आसपास है ये निकासी का औसत। इसी वजह से जल का दोहन हो रहा है, और ग्राउंड वाटर लेवल नीचे गिर रहा है। दादर नगर हवेली में भी 134% लगभग निकाला जाता है, 132%, और रिचार्ज होता है 100%। तो इससे आप लोग देख सकते हैं कि रिचार्ज और एक्सट्रैक्शन का क्या रेशो है, कितना रिचार्ज होता है, कितना निकाला जाता है भारत में पानी। और यही हालत कमोबेश भारत के अधिकतर स्टेट का है, कुछ स्टेट को छोड़ दिया जाए तो यही स्थिति है। भारत में जल की स्थिति का अगर आकलन किया जाए तो प्रति व्यक्ति जनसंख्या पर पानी कितना है, तो हम लोग अभी देखेंगे। इंडिया इंडिया एक रिपोर्ट है, इंडिया फेस ए वाटर क्राइसिस दैट्स बीन बिल्डिंग फॉर द डिकेड एंड मे सून रीच फ्लैश पॉइंट। तो ये रिपोर्ट में ये बात कही गई है, आप लोग इसे देख सकते हैं। 2011 में भारत की जनसंख्या था लगभग 100 करोड़, 2011 में जनसंख्या था 100 करोड़, और उसमें प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता था 1816 मीटर क्यूब, 1816 मीटर क्यूब था पानी की उपलब्धता उस समय 2011 सॉरी 2010 2001 में। 2001 में 100 करोड़ जनसंख्या पे 2011 की जनसंख्या हो गया आपका 121 करोड़। 2011 की जनसंख्या 121 करोड़, और 2011 में पानी की उपलब्धता था 1545 मीटर क्यूब। 1545 मीटर ग्राउंड वाटर की बात की जा रही है, 1545 मीटर की उपलब्धता 2011 में। अब हम लोग 2025 की देखते हैं, 2025 में। तो 2025 के तो अभी जनसंख्या आया नहीं, लेकिन अनुमान है कि यह 145 करोड़ के आसपास है, 145 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या वर्तमान में है। और 2025 में वाटर उपलब्धता कितना है तो 1340 मीटर, 1340 मीटर क्यूबिक मीटर है। 1340 क्यूबिक में, सभी क्यूबिक मीटर में होते हैं पानी, तो क्यूबिक मीटर में है। तो देख रहे हैं कि किस तरह के पानी प्रति व्यक्ति किस तरह पानी घट रहे हैं, और 2050 तक तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 630 क्यूबिक मीटर तक आ जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस वाटर को। इसलिए तो कहा था कि पानी बचाइए, भविष्य के लिए पानी बचाइए, क्योंकि भविष्य में आने वाले हम अपने पीढ़ी के लिए क्या छोड़ेंगे, पानी नहीं छोड़ेंगे। तो पानी नहीं, जल ही जीवन है, और जल ही नहीं बचेगा। अब इसी पड़ाव में हम लोग बिहार के भूजल का स्थिति देखते हैं। बिहार का भूजल स्थिति, हालांकि ये हिमालय के आसपास में है, और यहाँ से हिमालय से आने वाले कई नदी है, जैसे आपका गंगा हो गया, गंडक हो गया, उसके बाद से कोसी हो गया, उसके बाद से बूढ़ी गंडक हो गया। कई ऐसे नदी है जो हिमालय से बिहार में आता है, लेकिन बिहार में जल का कुप्रबंधन है, बिहार में जल का प्रबंधन समुचित नहीं है। इस वजह से बिहार में जल क्राइसिस है, जल संकट बढ़ते ही जा रहा है, और भूजल का लेवल नीचे गिरते ही जा रहा है, क्योंकि नदियों के जल का समुचित उपयोग बिहार करना ही नहीं अभी सीखा है। तो इस तरह से बिहार की रिपोर्ट हम लोग देखते हैं। बिहार की बात की जाए तो बरसात के दिनों में रिपोर्ट में कहा गया कि बरसात के दिनों में पिछले साल की अपेक्षा इस साल राज्य के अधिकांश जिलों में भूजल स्तर नीचे गया है। तो आप देख सकते हैं कि जब बरसात के दिनों में बिहार का भूजल का स्तर नीचे जा रहा है, तो मई जून जुलाई में क्या कह सकते हैं। बिहार में कुल 45,793 जल स्रोत है, जिसमें से तालाब, टैंक, झील, रिजर्वायर इत्यादि शामिल है, इसमें किया गया, नदी छोड़ दिया गया है। लेकिन इसमें से लगभग 50% यानी 22,000 यानी 23,000 के आसपास जलाशयों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है।
तो इसके भी कई कारण हैं जो आगे देखेंगे। देश में दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा बिहार ही एक ऐसा राज्य है जिसमें जल स्रोतों का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। और नहीं होने का कारण निम्न देखिए क्या है। दिल्ली में लगभग 73.75% जो जल का हिस्सा है उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है, जो जल स्रोत है। कर्नाटक में 78% जल स्रोत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। उसी तरह से मध्य प्रदेश हो गया 54-55% हिस्सा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। और बिहार का तो हिस्सा आप देख ही लिए कि 50% जल स्रोतों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। यानी कुप्रबंधन है, प्रबंधन अच्छा नहीं है, गाद भर गया, क्या क्या हो गया है। सबसे ज्यादा जल स्रोतों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा जल स्रोतों का इस्तेमाल आपका त्रिपुरा, गुजरात और महाराष्ट्र में जल प्रबंधन सबसे बेहतर है और जल स्रोतों का इस्तेमाल सबसे अच्छा यही किया जा रहा है। महाराष्ट्र की तो बात ही क्या किया जाए, इतना अच्छा वहाँ जल प्रबंधन, जल का, क्योंकि वहाँ का किसान जागरूक है, वहाँ के लोग जागरूक है, वहाँ इसलिए वहाँ पर तालाब अच्छे अच्छे खोदे गए हैं और जल का प्रबंधन अच्छा से किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि इस्तेमाल में न होने के वजह इनका सूख जाना है, गाद भर जाना है, उसके बाद से बर्बाद हो जाना है, वह अन्य कारण बताई गई है। सूख जाने के कारण लगभग 3957 जल स्रोत इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वहीं 5830 जल स्रोतों में निर्माण कार्य कर दिया गया। अच्छा, जल स्रोत में ही निर्माण कार्य कर दिए गए हैं तो क्या जल स्रोत बचेगा। 3560 जल स्रोतों में गाद भर गया हुआ है। तो ये गाद भर उड़ाही का काम राज्य सरकार हमेशा कहती है पर करवाती नहीं है कि गाद उड़ाही करवाएंगे। 1742 जल स्रोत पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं जिनका पुनरुद्धार किया जाना बाकी है। और वहीं 449 जल स्रोतों का पानी खरा हो गया। अच्छा, बिहार में जल स्रोतों का पानी खरा भी हो गया है। 129 जल स्रोतों में औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले कचरा जा रहा है। अच्छा, जल स्रोतों में कचरा भी जा रहा है, जल स्रोत औद्योगिक से निकलने वाला, जैसे शुगर मिल हो गया इत्यादि से निकलने वाला कचरा वहां जाता है। वहीं अन्य वजह से 7093 जल स्रोतों का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। ये भी अतिक्रमण के भेंट चढ़ गया होगा। 49% से अधिक जल स्रोतों का इस्तेमाल में न होना जानकारों के लिए यह गंभीर चिंता का विषय है। चिंता का विषय तो है ही, क्योंकि बिहार का भूजल स्तर स्तर गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार बिहार के 99% यानी 100% में कुछ ही कम रह गए हैं। लगभग 100% आबादी पेयजल के रूप में भूजल का उपयोग करते हैं और ये सत्य है, क्योंकि बिहार में लगभग प्रत्येक घर में एक चापाकल मिलेगा, प्रत्येक घर में एक बोरिंग मिलेगा, प्रत्येक घर में एक चापाकल मिलेगा जहां से भूजल का निकासी किया जाता है और उसका उपयोग किया जाता है। यहाँ की कृषि कार्य के लिए भी भूजल का उपयोग किया जाता है, जबकि मात्र 0.26% आबादी ही शोधित सतही जल का उपयोग करते हैं। शोधित जल सतही का उपयोग का मतलब कि जो टैप वाटर होता है, जो नल द्वारा सप्लाई किया जाता है, नदी के पानी का शोधन करके। जैसे पिछले कुछ सालों में बिहार सरकार ने किया है, गंगा जल योजना शुरू किया है, जो नवादा, नालंदा, गया, इस सब जिला में गंगा के पानी शोधन करके पहुंचाया जा रहा है। ये उसी का आबादी होगा जो इतना दिखाया जा रहा है। तो बिहार में जल स्रोत की कमी नहीं है, बस कमी है इसका उपयोग करने की साधन ढूंढने का, उपयोग करने लायक ज्ञान की कमी है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 में कहा गया है के अनुसार मानसून से पहले कई जिलों में भूजल का स्तर 25 फीट से नीचे गिर गया है या इससे भी अधिक नीचे गिर गया है। नवादा में 30 फीट नीचे गिर गया है। देख सकते हैं नवादा की क्या स्थिति है जल स्रोत के मामला, भूजल के मामले में इतना दोहन हुआ जल के कि भूजल नीचे गिरता ही जा रहा है। 11 जिला में, 11 डिस्ट्रिक्ट में मुंगेर और शेखपुरा में 28 फीट नीचे गिरा है। पटना, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, वैशाली, उसके बाद से समस्तीपुर, लखीसराय, जमुई, भागलपुर में भूमि का जल स्तर 26 फीट तक नीचे गिर गया है। सीतामढ़ी जिला है जो लगभग नेपाल से सटा जिला हुआ है। सीतामढ़ी, सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर में 17 फीट जल नीचे गिरा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बिहार में भूजल का दोहन, भूजल का नीचे गिरना, ग्राउंड वाटर लेवल नीचे गिरना, ये सब वाटर क्राइसिस का संकेत है। और जानकारों का चिंता व्यर्थ नहीं है, जानकारों की चिंता सही है कि बिहार का जल स्तर गिरते ही जा रहा है।
एक आईआईटी पटना का शोध पत्र प्रकाशित हुआ है। यह आईआईटी पटना के शोध पत्र में एक आया हुआ था और इसमें यह कहा गया है कि पानी के लिए बिहार में हाहाकार मचेगा। सो तो है ही है। बिहार बिहार का वाटर क्राइसिस 2050 तक देखिए क्या स्थिति में जाएगा। बिहार में प्रति प्रति व्यक्ति वाटर अवेलेबल, प्रति व्यक्ति वाटर अवेलेबल यानी प्रत्येक व्यक्ति को कितना पानी मिलेगा, ये गिर कर हो जाएगा 2050 तक 635 क्यूबिक मीटर। यानी पूरे भारत का 2050 तक होने की संभावना है। सॉरी, 2025 तक, 2025 तक अभी हम लोग देखे थे कि 1367 क्यूबिक मीटर हो जाएगा भारत का। वहीं 2050 तक देखें भारत का, तो इसका भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। अभी लगभग 800 क्यूबिक मीटर आ जाएगा भारत का 2050 तक। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार का 2050 तक आप देख रहे हैं 635 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति जल उपलब्ध रह जाएगा। हाहाकार तो मचना ही है कि इतना पानी से क्या ही होगा, प्रति व्यक्ति ग्राउंड वाटर इतना बचेगा तो क्या होगा। हाँ, एक और समस्या बिहार में है। बिहार का एक सर्वे में, एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार का ग्राउंड वाटर लगभग 3000 से अधिक गांवों में 3000 से अधिक गांवों में टॉक्सिक वाटर पाया गया है, जहां पर आर्सेनिक 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 आयरन, कहीं कहीं तो यूरेनियम भी पाया गया है। यूरेनियम भी पाया गया है कहीं कहीं बिहार के पानी में। तो बिहार का एक तो क्या कहते हैं, नीम और ऊपर से चढ़ा कड़ेला। तो यही हाल है बिहार का ग्राउंड वाटर की स्थिति। एक तो लेवल नीचे गिरते जा रहा है बिहार के ग्राउंड वाटर का, और दूसरा जो पानी बचा हुआ है वो भी टॉक्सिक होते जा रहा है। तो दोहरा चिंता की विषय है बिहार के लिए, और बिहार के नीति निर्माताओं को इस बारे में ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए। तो आगे हम लोग देखते हैं। बस दोस्तों इतना ही तक था। हम लोग आज जो विषय पर हम लोग प्रकाश डाले हैं, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर डाल बताइएगा। और आप लोग को आगे किस टाइप की वीडियो चाहिए वो भी बताइए, कमेंट में लिखिएगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि दोस्तों, और लगभग मुझे लगता है कि ये सभी लोग को जानना चाहिए कि पानी का स्थिति क्या है बिहार में और भारत में, पानी के क्राइसिस क्या है। पानी जल जागरूकता बिहार में और भारत में बहुत आवश्यक है। तभी हम अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षित रख पाएंगे। नहीं तो जल संकट तो आना तय है। बस ये देखना है कि ये कब आएगा, आना तय है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाता रहूंगा। धन्यवाद।